हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम अध्ययन। दैनिक जागरण का एडिटोरियल है साम्राज्यवाद का प्रतिरोध आवश्यक। श्रीराम चौलिया लेखक, जिंदल स्कूल ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स में प्रोफेसर और डीन है। वेनेजुएला में अमेरिकी हमला यही दर्शाता है कि हम महाशक्तियों की घातक प्रतिस्पर्धा और उनके मनमाने हस्तक्षेपों के दौर में जी रहे हैं। ऐसे दौर में जहां अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और जंगल के कानूनों में कोई अंतर ही नहीं रह गया है। वेनेजुएला में तख्ता पलट हुआ है, उसके बाद में अमेरिकी जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सेखी वगारते हुए कहा है कि हमें इसे फिर से करना होगा, हम फिर से ऐसा कर सकते हैं या कोई हमें रोक नहीं सकता है। यानी जिसकी लाठी उसकी भैंस। ट्रंप का यह औपनिवेशिक जो दावा है, हम वेनेजुएला को चलाएंगे और सुनिश्चित करेंगे कि इसे ठीक से चलाया जाए, स्पष्ट संकेत हैं कि शक्तिशाली ही शक्तिहीन पर राज करेंगे। ट्रंप ने वेनेजुएला में अवैध रूप से सत्ता परिवर्तन करके वहां के खनिजों को अमेरिकी कंपनियों के एकाधिकार में लाने की खुलेआम घोषणा से सिद्ध कर दिया है कि अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के जो भी बचे कुछ बंधन थे वो भी ध्वस्त होते जा रहे हैं। इससे पहले रूस ने अपने मुकाबले कमजोर पड़ोसी यूक्रेन पर आक्रमण कर उस पर विशेषाधिकारों का दावा किया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के अनुसार बड़ी शक्तियों को अपने अपने प्रभाव वाले क्षेत्र रखने की स्वतंत्रता होनी चाहिए और यूक्रेन की सच्ची संप्रभुता तभी संभव है जब वह रूस के प्रति मित्रवत और पराधीन रहे। उनके जो उलट चीन ने अभी तक ताइवान पर पूर्ण पैमाने पर आक्रमण करने और भारत, वियतनाम और फिलीपींस और जापान पर सीधे हमले का प्रयास नहीं किया, परंतु कमजोर पड़ोसियों के प्रति उसका भी औपनिवेशिक और दबंग रवैया है जो दिन प्रतिदिन बिगड़ता जा रहा है। जब सभी बलशाली देश आक्रामक और लुटेरे तेवरों पर उतर आए तो बड़ी मछली का छोटी मछली को निगलना सामान्यीकृत होने लगता है। वैश्विक राजनीति के बारे में कहा जाता है कि वह सिद्धांतों या मानदंडों के आधार पर संचालित होती है, लेकिन हालिया उदाहरण कुछ और ही संकेत करते हैं कि वेनेजुएला में अमेरिका हमला के बाद ताइवान को लेकर के समय समय पर आक्रमणता दिखाने वाले चीन भी अंतर्राष्ट्रीय कानूनों वाले तरफ बेमानी हो जाते हैं। लेकिन जो लैटिन भाषा में टू क्वाकवे जैसी एक संकल्पना है कि जिसके अनुसार प्रतिद्वंदी के व्यक्तिगत व्यवहार और कार्यों को उनके तर्क के आधार पर असंगत बताकर उनके तर्क को अमान्य कर दिया जाता है। तो वेनेजुएला में सशस्त्र हमला और उसकी आंतरिक राजनीति को जबरदस्ती बदलकर ट्रंप ने हर संभावित हमलावर को सुविधाजनक बहाना दे दिया है। ट्रंप प्रशासन की नवीनतम राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि अमेरिका लैटिन अमेरिका पर प्रभुत्व स्थापित करने और एक ऐसे पश्चिमी गोलार्ध का निर्माण करने के लिए 19वीं सदी के मनरो सिद्धांत को समकालीन संदर्भ में लागू करेगा, जिससे पूरे क्षेत्र की सरकारों को अमेरिका के आर्थिक और सामरिक हितों के अनुसार चलना होगा। अगर लैटिन अमेरिका में अमेरिका की धौंस जायज है तो एशिया में भी चीन अपने बेताज बादशाह क्यों न मान ले। देखा जाए तो ताइवान का परिप्रेक्ष्य वेनेजुएला से भिन्न है, मगर जब संप्रभुता और शांतिपूर्व बर्ताव के सिद्धांत ही लुप्त हो रहे हैं तो राष्ट्रपति शी जिनपिंग जैसे आक्रामक नेता अराजकता का फायदा क्यों नहीं उठाएंगे। चीन निश्चित रूप से इराक, अफगानिस्तान, लीबिया और वेनेजुएला में पश्चिमी दखल अंदाजी का हवाला देकर ताइवान और अन्य एशियाई पड़ोसियों पर दबाव और हमले की योजना को तेज करेगा। रूस की तरह चीन भी कहता आ रहा है कि पश्चिमी शक्तियों के पाखंड और दोहरे रवैये के कारण अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की छितड़े उड़ गए हैं। वे दोनों अपनी आत्मरक्षा के नाम पर सख्त से सख्त कार्रवाई करने के लिए स्वयं को विवश बताते हैं। ताइवान को धमकाने के लिए चीनी द्वारा किए जा रहे हैं प्रत्येक युद्ध अभ्यास में अनिश्चितता अंतर्निहित है और इनमें से कोई भी वास्तविक युद्ध में तब्दील हो सकता है। अब तक अगर ताइवान पर चीन ने धावा नहीं बोला तो अंतर्राष्ट्रीय नियम या विधि के प्रति शी जिनपिंग की श्रद्धा के कारण नहीं है, बल्कि उस उपयुक्त समय की प्रतीक्षा की वजह से है जब हिंद प्रशांत में शक्ति संतुलन और भू राजनीतिक परिस्थितियां चीन के पक्ष में कहीं अधिक झुक जाएं। चीन भली भांति जानता है कि अमेरिका अब भी खुले एक एवं स्वतंत्र हिंद प्रशांत को
अपनी मूल राष्ट्रीय हित मानता है और अमेरिकी सैन्य सामग्री लगातार ताइवान तथा अन्य एशियाई मित्रों देशों के बीच बेची भी जा रही है। जिनपिंग यह भी चाहते हैं कि वेनेजुएला में हस्तक्षेप के बाद अगर अमेरिका उसी पड़ोसी क्षेत्र में उपनिवेशवादी मंशा से ज़्यादा उलझ जाएगा और चीन के साथ व्यापार समझौतों के चलते एशिया की तकदीर चीन के हाथों छोड़ दें तो ताइवान पर आधिपत्य का उसके पास सुनहरा मौका होगा। आक्रामक महाशक्तियों के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय कानूनों पर किए जा रहे व्यापक आघातों के मद्देनजर छोटे देशों के लिए अपना अस्तित्व बचाए रखने की क्या रणनीति हो सकती है। मौलिक स्तर पर उन्हें समूचे वैश्विक दक्षिण में एकजुट होकर के हस्तक्षेप की नितांत अस्वीकृत के सिद्धांत पर जोर देना होगा। महाशक्तियों का जंगल राज एक सामान्य दस्तूर न बन जाए। यह व्यावहारिक स्तर पर उन्हें क्षेत्रीय एकीकरण और एकता को प्राथमिकता देनी होगी ताकि कोई भी महाशक्ति आसानी से उसमें भेद पैदा करके उन्हें बांट ना सके। वेनेजुएला में मादुरो ने सबसे बड़ी भूल यह की पड़ोसी लैटिन अमेरिकी देशों के साथ उन्होंने वर्षों से दुश्मनियां मोल ले ली और अंत में अमेरिकी आक्रमण को टालने के लिए कोई प्रांतीय गठबंधन या संस्था शेष नहीं बचा था। स्मरण रहे कि एक सभ्य विश्व व्यवस्था का निर्माण तभी संभव है जब कमजोर देश एकजुट होकर वर्चस्व का विरोध करे। और इतिहास से हम थोड़ी बहुत सीख ले सकते हैं। यदि साम्राज्यवादी सदियां पुराना है तो समानता और मर्यादा भी चाह उतनी ही पुरानी है। अगला जनसत्ता का एडिटोरियल है, यह है कटघरे में उदारता। आमतौर पर जघन्य अपराधों के जो दोषी ठहराए गए कैदियों के प्रति गैर जरूरी और एक सीमा से ज़्यादा नरमी बरतना न्याय की अवधारणा के अनुकूल नहीं माना जाता है। मगर हत्या और बलात्कार के अपराध में दोषी ठहराए जाने के बावजूद किसी खास सजायाफ्ता कैदी के प्रति सरकार का रुख जब जरूरत से ज़्यादा उदार दिखने लगे तो स्वाभाविक सवाल उठता है कि आखिर कानून और सजा का मतलब क्या रह गया है। गौरतलब है कि बलात्कार और हत्या जैसे जघन्य अपराध में दोषी साबित होने के बाद जेल में सजा काट रहे डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख राम रहीम को फिर 40 दिनों की पैरोल मिल गई है। भले ही छूट के लिए सरकार की ओर से पेश दलीलों पर तमाम सवाल उठ रहे हों, लेकिन राम रहीम अगले 40 दिनों तक जेल से बाहर रहेगा। और दरअसल अदालत में इस पैरोल मिलने के मसले पर हरियाणा सरकार ने अपने हलफनामे में कहा है कि वह कोई पेशेवर अपराधी नहीं है और जेल में अच्छे चाल चलन वाला कैदी है। सवाल यह है कि जिस कसौटी पर सरकार ने राम रहीम के प्रति लगातार उदारता दिखाई है, क्या वो यही पैमाना जेल में बंद जघन्य अपराधियों के अन्य दोषियों के प्रति भी लागू करती है? 2 डेरा साधुओं से बलात्कार के मामले में के अलावा राम रहीम को हत्या के अन्य मामलों में भी दोषी ठहराया जा चुका है, मगर सजा काटने के लिए जेल में जाने से लेकर अब तक उसे 15 बार पैरोल या फिर फरलों पर बाहर जाने के लिए साधन सुविधा मुहैया कराई गई है। अब तक जो कुल 400 दिन ज़्यादा वक्त तक जेल में रह चुका है और जघन्य अपराधों के दोषियों को लेकर के कोई सरकार शायद ही कभी इस हद तक उदार होती है। सही है कि पैरोल एक कानूनी व्यवस्था है, इसके तहत कैदी को जो शर्तों के साथ जेल से कुछ दिनों तक रिहा किया जाता है, लेकिन इस कानून के प्रावधान के बजाय इस्तेमाल न्याय की अवधारणा पर चोट पहुंचाने से अलग नहीं है। सरकार को इस बात से शायद कोई फर्क नहीं पड़ता है कि इससे कानून की मनमानी व्याख्या और पीड़ितों की प्रति न्याय की अवधारणा को चोट पहुंचाने को लेकर के कैसे उदाहरण बन रहे हैं। हिंदुस्तान का एडिटोरियल ढाका का रवैया, इस बारे एडिटोरियल को देख लेते हैं। आज विश्व में नाना प्रकार के तनाव हावी हैं।
लेकिन हमारे लिए सबसे निकटतम तनाव है बांग्लादेश। तनाव की सबसे ताज़ा कारण क्रिकेट जैसा खेल बन गया है। पड़ोसी देश की तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को कलकत्ता नाइट राइडर्स टीम से बाहर किए जाने के बाद बांग्लादेश सरकार ने अपने देश में इंडियन प्रीमियर लीग के प्रसारण और स्ट्रीमिंग पर अनिश्चितकाल के लिए रोक लगा दी गई है। बेशक पड़ोस की कार्यवाहक सरकार अपने तमाम फैसले आवेश में ले रही हो, लेकिन खासकर भारत संबंधी फैसलों में पड़ोसी सरकार को न तो अपना तात्कालिक हित दिख रहा है न दूरगामी हित। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड को कोई खासा घाटा नहीं होगा, मगर बांग्लादेश के खिलाड़ियों और क्रिकेट प्रेमियों को जरूर निराशा होगी। बीसीसीआई दुनिया का सबसे ताकतवर और अमीर बोर्ड है। इसका लाभ दूर देश के खिलाड़ी तो उठा रहे हैं, पर दो पड़ोसी देशों के खिलाड़ी वंचित हैं। पाकिस्तान के खिलाड़ियों को भी मुंबई हमले के बाद आईपीएल में खेलने का मौका नहीं मिल रहा है और अब हालत बांग्लादेश के खिलाड़ियों के लिए भी दूर हो गई है। अब अफसोस की बात यह है कि हमारा यह पड़ोसी देश हमारी चिंता को समझने को नाकाम हो रहा है। बांग्लादेश की ताज़ा प्रतिक्रिया भी इस ओर इशारा कर रही है। कार्यवाहक सरकार यह समझना नहीं चाहती है कि बीसीसीआई यह फैसला क्यों लिया है। आज बांग्लादेश के लोगों को ठेस पहुंची है, वह दुखी और आहत हैं। हालांकि सवाल तो यह है कि क्या बांग्लादेश के तल्ख बर्ताव से भारत के जो मुसलसल ठेस नहीं पहुंच रही है। यहाँ भी लोग दुखी और आहत हैं। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के साथ व्यवहार जो हो रहा है उसको लेकर भारत में स्वाभाविक ही नाराजगी है। लोग ये पूछ रहे हैं कि जब बांग्लादेश को भारत की कोई परवाह ही नहीं है तो बांग्लादेश के किस खिलाड़ी को आईपीएल में खेलने का मौका देकर के 9.20 करोड़ रुपए में क्यों दिए गए जाएं। यह भी देखना वाजिब हुआ कि बांग्लादेश के स्थानीय प्रीमियर लीग में बहुत अच्छे खिलाड़ियों को भी 50 लाख के आसपास ही मिल पाते हैं। लगे हाथ पाकिस्तान सुपर लीग की चर्चा कर ले तो वहाँ भी सबसे महंगे खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया के डेविड वार्नर 2.7 करोड़ रुपए मिले थे। उनको कमाई और खर्च के मामले में आईपीएल बहुत आगे, उसकी तुलना किसी दूसरे लीग से नहीं हो सकती है। ये बेहद अफसोस की बात है कि अच्छे संबंध बनाकर दोनों देशों को भारत की संपन्नता का लोभ लेना चाहिए, लेकिन दोनों ही अपनी संकीर्ण सोच की वजह से अपने खिलाड़ियों या लोगों को नुकसान कर रहे हैं। यह तो और भी ज़्यादा अफसोस की बात है कि रहमान विवाद के बाद बीसीसीआई बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद को पत्र लिखकर अनुरोध किया कि वो T20 विश्व कप मैचों को भारत से श्रीलंका स्थानांतरित करे। संभवतः बीसीसीआई इसके लिए तैयार हो जाए, मगर इससे बांग्लादेश को भी नुकसान होगा। जहां तक कि भारत का सवाल है, वैश्विक मोर्चे पर व्यवहारिकता को ज़्यादा महत्व देने की जरूरत है। जब पड़ोस से लेकर के वेनेजुएला तक दुनिया बड़े बदलाव से गुजर रही है तो भारत के लिए भी तमाम फैसलों में परिपक्वता और बढ़ जानी चाहिए। जंग के दौर में उलझती दुनिया। MJ अकबर रहे पूर्व विदेश मंत्री और वरिष्ठ पत्रकार रहे हैं, पूर्व विदेश राज्य मंत्री। पिछले हफ्ते अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं ट्रंप ने चिंता जताई थी कि यदि रूस यूक्रेन जैसे संघर्ष जल्द खत्म नहीं किए गए तो दुनिया तीसरे महायुद्ध में फंस सकती है। मगर उन्होंने खुद वेनेजुएला पर नई जो सैन्य कार्रवाई करके राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को बंधक बना लिया है। वहां नई सरकार के गठन का ऐलान भी कर दिया है। अमेरिका चलाएगा। यह एक देश का कॉरपोरेट टेकओवर है, क्योंकि खुद ट्रंप के ही शब्द हैं, उन्हें वेनेजुएला का तेल चाहिए। इस घटना से उन देशों को साहस मिलेगा जिनका एजेंडा अब तक अधूरा है। यूक्रेन के कई इलाकों पर अधिकार जमाने का ऐलान रूस ने किया है। चीन की मंशा है कि 27 तक ताइवान पर कब्जा करने का है। अब अमेरिका के मुंह से इनको रोकने के लिए आगे आएगा। पहली झलक में तो यही लगता है कि यूक्रेन की लड़ाई सिर्फ यूरोप की है, मगर क्रीमिया यूक्रेन के पूर्व में चेचन्या है और चेचन्य से कॉकेसस होते हुए हम सीरिया और पश्चिमी एशिया में बहुत जल्द पहुंच जाते हैं। यानी हम यूरेशियाई युद्ध है। वास्तव में इस समय भूमध्य सागर, काला सागर और कैस्पियन सागर और लाल सागर के बीच जितने भी इलाके हैं वे सब युद्ध में फंसे हुए हैं। इजराइल हमास जंग, इजराइल लेबनान तनाव, काकेसस संघर्ष, खासकर
आर्मेनिया अजरबैजान से ईरान का तनाव, वेनेजुएला से के घटनाक्रम से हम यमन पर सऊदी अरब का हमला, फ्रांस और ब्रिटेन की इरिया और सीरिया के आईएस ठिकानों पर बमबारी और के रूप में हम तनाव के मोर्चे खुले हुए हैं। उत्तर कोरिया और जापान की ताज़ा तनातनी, उत्तर कोरिया और जापान की, इसको हम गिन सकते हैं। सवाल ये उठता है कि क्या तीसरे विश्व युद्ध की आहट है ये? मेरी नज़र में यह वर्ल्ड वार नहीं, वर्ल्ड वाइड वार है। यानी हर महाद्वीप में जंग वाले हालात हैं। इसकी वजह भी है कि दूसरे महायुद्ध के बाद दुनिया में शांति और स्थिरता लाने के लिए जितने भी संस्थान बने वो सभी बेमानी साबित हो रहे हैं, यानी इनएक्टिव टाइप के हो गए, कोई मतलब की नहीं रहे। 1947 में दूसरे महासमर का अंत ही नहीं हुआ बल्कि औपनिवेशिक देशों में आज़ादी का आगाज भी हुआ। इसकी शुरुआत भारत से हुई थी। महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किए गए राष्ट्रीय आंदोलन में बरतानिया हुकूमत का झंडा झुका दिया था। उन दिनों अंग्रेज और अंग्रेजीदा हंसते थे कि क्या धोती पहनकर कोई महान ब्रिटिश साम्राज्य को झुका सकता है। वे अगले 300 वर्ष तक उस हुकूमत के चलने की भविष्यवाणी किया करते थे, मगर 1920 के बाद वह साम्राज्य 30 साल भी नहीं चल सका था। 1947 के बाद तो अगले 3 दशकों में दुनिया के हर कोने से उपनिवेशवाद खत्म हो गया था। प्राय सभी देशों को आज़ादी अहिंसा के रास्ते ही मिली थी। उस वक्त संयुक्त राष्ट्र, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जैसे तमाम संस्थान गढ़े गए और इनमें हर एक मुल्क का होना यह आश्वासन था कि उनकी संप्रभुता और आज़ादी अक्षुण्ण रहेगी, बेशक वे अमीर हों या गरीब। मगर 90 के बाद खास तौर से 21वीं सदी की शुरुआत से तमाम संस्थान बेअसर होने लगे थे, क्योंकि ताकतवर देशों ने अपने या विश्व हित में उस नीति का तोड़ना शुरू किया था जिसमें किसी दूसरे देश में दखल न देने की बात कही गई थी। वैश्विक उपनिवेशीकरण से हुए बदलाव को बड़ी ताकतें मानने को तैयार नहीं हुई, जैसे चीन ने तिब्बत की आज़ादी नहीं मानी, वियतनाम विभाजन मानने को तैयार नहीं हुआ, सूडान में जो कुछ हुआ वह जग जाहिर है। वेनेजुएला घटनाक्रम यह सच्चाई को एक नई ऊंचाई पर ले जा रहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप उसी मुनरो नीति का पालन कर रहे हैं जिसे साल 1823 में तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जेम्स मुनरो ने उस वक्त की भौगोलिक हकीकत के आधार पर तैयार किया था। उस जमाने में पूरा दक्षिण और उत्तरी अमेरिका का अधिकतर हिस्सा यूरोप का उपनिवेश था। मुनरो का दावा था कि उत्तरी हिस्सा तो अमेरिका का है और दक्षिणी अमेरिका पर भी अब विदेशी हित स्वीकार नहीं किए जाएंगे क्योंकि वह उनका आंगन है। मगर सवाल उठता है कि 19वीं सदी की नीति 21वीं सदी में प्रासंगिक साबित होगी। हालांकि ट्रंप ने साफ कर दिया है कि उन्हें अगर कुछ चाहिए तो वह साम दाम दंड भेद सबका इस्तेमाल करके अपने कब्जे में लेना पसंद करेगा। अब अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था और कानून निरर्थक है। वेनेजुएला में जो हुआ है वह इसी संदेश का पुख्ता कर रहा है। अमेरिका ही असल संयुक्त राष्ट्र है। यह बात ट्रंप भी कहते हैं कि क्या वह ग्रीनलैंड जाएंगे। यूरोपीय देशों के सामने यह दुविधा भी खड़ी है कि कनाडा को अमेरिका का 51वां राज्य बनाने की बात ट्रंप मजाक में कहते हैं। यह वाकई उनका ही मंशा है। नवा घटनाक्रम यूक्रेन को भी एक संदेश है। अगर अमेरिका पड़ोस में अपने हित संभालने को स्वतंत्र है तो रूस भी अधिकार रखता है। इससे की हिम्मत और पस्त हो सकती है। दूसरी बात है कि वेनेजुएला की सच्चाई यह है कि दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार है, करीब 300 अरब बैरल। इसके बाद सऊदी अरब का स्थान आता है और अमेरिका के पास 35 अरब तेल है। वेनेजुएला पर कब्जे के बाद अमेरिका के पास तेल बाजार को नियंत्रित करने की ताकत आ गई। अब तेल ही नहीं, खनिज भी महत्वपूर्ण है, खास तौर पर सेमीकंडक्टर और चिप के लिए। जाहिर तो बात है कि तेल और खनिज की राजनीतिक अधिक परवान चढ़ेगी। पिछले 100 साल से अधिक से जंग तेल के कारण ही हुए हैं। रही बात भारतीय राजनीति की, तो मोदी बखूबी यह समझते हैं कि आंतरिक ताकत
जुटाए बिना कोई भी देश आज़ाद नहीं रह सकता है। आज कई सारे देश स्वतंत्र तो हैं लेकिन आज़ाद नहीं है। हमें आज़ाद भी रहना है और संप्रभु, जो बिना सामरिक ताकत और राजनीतिक इच्छा शक्ति के संभव नहीं है। टैरिफ जंग में भी हमने देखा है कि मोदी अमेरिका से टकराने की कुव्वत रखते हैं। वह मौजूदा विश्व व्यवस्था को समझ रहे हैं। यह घटनाक्रम बता रहा है कि 26 में राजनीतिक अस्थिरता बढ़ेगी। दिक्कत यही है कि जिन संस्थानों पर इसे संभालने की जिम्मेदारी थी वे खत्म कर दिए गए हैं। इसी कारण यदि यह सदी का सबसे खतरनाक साल बन गया तो आश्चर्य नहीं होगा।